जरा एक ऐसे शतरंज के खिलाड़ी के बारे में सोचिए जिसकी बिसात कोई लकड़ी का बोर्ड नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूरोप हो। आज हम उसी खिलाड़ी की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। वो शख्स जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक जबरदस्त साम्राज्य जर्मनी खड़ा कर दिया। ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। आखिर एक अकेला इंसान पूरे महाद्वीप की तकदीर भला कैसे लिख सकता है? बिस्मार्क ने इसका जवाब दिया, और सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपनी कमाल की राजनीतिक समझ और जबरदस्त इच्छा शक्ति से। उन्होंने एक ऐसे सपने को हकीकत में बदल दिया जिसे ज्यादातर लोग नामुमकिन मानते थे। देखिए, उस जमाने के जर्मनी को समझने के लिए एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह सोचिए। हर टुकड़ा एक अलग राज्य, जिसकी अपनी पहचान, अपना राजा, सब कुछ अलग अलग। मतलब कोई एक तस्वीर नहीं थी, कोई एक देश नहीं था। बस यही वो पहेली थी जिसे बिस्मार्क को सुलझाना था। तो बिस्मार्क ने इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत कैसे की? देखिए, उन्होंने कोई किताबी बातें नहीं की, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। एक ऐसी सोच जो सीधे सीधे नतीजों पर यकीन करती थी, इधर उधर की बातों में नहीं। इस सोच को एक नाम दिया गया, रियाल पॉलिटिक। इसका सीधा सा मतलब था, जो देश के हित में है वही सही है, फिर चाहे वो तरीका नैतिक रूप से ठीक लगे या न लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये राजनीति का एक बहुत ही ठंडा और हिसाब किताब वाला खेल था। इमोशंस की यहाँ कोई जगह नहीं थी। और बिस्मार्क ने अपने इरादे कभी छिपाए भी नहीं। उनका ये कहना कि आज के बड़े सवाल भाषणों से नहीं बल्कि लोहे और खून से तय होंगे, ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये तो उनका एक्शन प्लान था। इसका मतलब साफ था, जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल होगा, और वो भी जंग के मैदान में। तो अब सवाल था कि इस लोहे और खून वाली सोच को असलियत में कैसे लाया जाए। जवाब एक ही था, युद्ध। जी हाँ, बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए बातचीत की टेबल नहीं बल्कि जंग का मैदान चुना। आप बिस्मार्क को एक माहिर लोहार की तरह समझिए। वो जानते थे कि अगर अलग अलग धातु के टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत तलवार बनानी है तो उन्हें आग में तपाना होगा, उन पर जोर से हथौड़ा चलाना होगा। उनके लिए युद्ध ही वो आग और हथौड़ा था जो जर्मन राज्यों को एक साथ ढाल सकता था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये बिस्मार्क की सोची समझी चालें थीं। एक के बाद एक 3 बड़े युद्ध लड़े गए, पहले डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से और आखिर में फ्रांस से। हर जीत के साथ जर्मनी का जो बिखरा हुआ नक्शा था वो थोड़ा और पूरा होता गया, और नतीजा बिल्कुल वैसा जैसा बिस्मार्क ने सोचा था। एक मजबूत, एक ताकतवर जर्मन साम्राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया। यूरोप का जो पावर बैलेंस था वो हमेशा के लिए बदल गया। अब खेल में एक नया और बहुत ताकतवर खिलाड़ी आ चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साम्राज्य खड़ा करना तो बस आधा काम था, असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी कि इस नई और ताकतवर इमारत को दुश्मनों से कैसे बचाया जाए। बिस्मार्क का काम अभी बाकी था। ये बहुत बड़ा सवाल था। देखिए, जब कोई इतनी तेजी से पावरफुल हो जाए तो उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। तो अब बिस्मार्क को अपनी तलवार म्यान में रखनी थी और कूटनीति की बिसात बिछानी थी, और मानना पड़ेगा कि वो इस खेल के भी माहिर खिलाड़ी थे। बिस्मार्क ने संधियों और गठबंधनों का एक ऐसा मकर जाल बुना कि पूरा यूरोप उसमें उलझ गया। ये जाल इतना पेचीदा था कि कोई भी देश जर्मनी पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता था, और उनका सबसे बड़ा मकसद था अपने सबसे पुराने दुश्मन फ्रांस को बिल्कुल अकेला कर देना। तो बिस्मार्क ने एक शानदार इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन एक सवाल बाकी था, क्या इसकी बुनियाद भी उतनी ही मजबूत थी? चलिए देखते हैं कि उनके जाने के बाद इस इमारत का क्या हुआ। बिस्मार्क का असर इतना गहरा था कि उनके जाने के कई दशकों बाद तक उनकी ही नीतियां जर्मनी की विदेश नीति का आधार बनी रहीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने जो शांति का बेहद नाजुक और मुश्किल बैलेंस बनाया था, उसे संभालने के लिए उन्हीं के जैसा कोई माहिर बाजीगर चाहिए था। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या बिस्मार्क एक दूरदर्शी नेता थे, एक राष्ट्र निर्माता, या फिर एक ऐसे जुआरी जिनकी बड़ी बड़ी चालों ने अनजाने में ही सही दुनिया को पहले विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में तलाशा जा रहा है।
जो लोग सच में अलग बनते हैं वे सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वे अपने सोचने और करने के तरीके से दुनिया को दिखाते हैं कि असल फर्क कैसे पैदा किया जाता है। ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर ही खुश रहते हैं। वही सोच, वही रास्ता, वही फैसले, क्योंकि भीड़ में चलना आसान होता है। वहां आपको सवाल नहीं पूछे जाते, वहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग अलग बनना चाहते हैं वे सबसे पहले अपनी सोच को बदलते हैं। वे भीड़ से हटकर सोचते हैं। वे वही सवाल पूछते हैं जो बाकी लोग पूछने से डरते हैं, क्यों और क्यों नहीं। दूसरी चीज जो उन्हें अलग बनाती है वो है डर के बावजूद कदम उठाना। डर तो हर किसी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को अपने आगे बढ़ने की वजह बना लेते हैं। जो लोग अलग बनते हैं वे इंतजार नहीं करते कि डर खत्म हो जाए, वे डर के साथ ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, लगातार करना। शुरुआत करना आसान है लेकिन उसे जारी रखना सबसे मुश्किल। कई लोग जोश में आकर शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं। वहीं जो लोग अलग बनते हैं वे रुकते नहीं, चाहे हालात जैसे भी हों। वे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि असली जीत एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। तो अगर आप भी सच में अलग बनना चाहते हैं तो याद रखिए, भीड़ से हटकर सोचिए, डर के बावजूद कदम उठाइए और सबसे जरूरी, लगातार करते रहिए, क्योंकि अंत में दुनिया उसी को याद रखती है जिसने अलग बनने की हिम्मत दिखाई।